नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए प्रथम प्रतिश्रुति का 24वां अध्याय। प्रथम प्रतिश्रुति से संबंधित सारे अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको एंड स्क्रीन तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अन्य कहानियाँ और उपन्यास तथा हिंदी हॉरर स्टोरीज कहानियों का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। अगर आप हमारे व्लॉग देखना चाहते हैं तो सभी व्लॉग्स का लिंक आपको हमारे ब्लॉग से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रतिश्रुति का 24वां अध्याय। 3.5 साल बाद सत्य अपने ससुराल आती है। अब आगे कितना कुछ बदल गया, लेकिन कहाँ आई? जिस जगह से गई थी ठीक उसी जगह। वह जगह क्या आज भी वैसी ही पड़ी है, सूनी, खाली? शायद हो की है, लेकिन जन्मांतर से आई इस लड़की को क्या उसी रूप में लेगी? किसी भी लड़की को क्या लेती है? गोत्र बदलने के साथ ही साथ मन का विराट परिवर्तन नहीं हो जाता? ऐसी भीड़ भाड़ का घर, फिर भी वे सत्य के साथ साथ डोल रही थी भुवनेश्वरी। शिव जाया की दोनों नातिनें, यहाँ तक कि मोक्षदा भी। सत्य क्या खाएगी, सत्य कहाँ सोएगी, सत्य कहाँ बैठेगी, कुछ उसने चाहा और नहीं तो ना मिला, यही सब। भुवनेश्वरी की तो बात ही नहीं, उसकी सास मरी छूत है, छूने छापने में की गुंजाइश नहीं, फिर भी कह सुनकर जितना कर सकती है। बात कुछ चैन की नहीं। यह तो जैसे हर पल यह याद दिलाना हो कि तुम कुटुंब हो, अतिथि हो। सत्य आखिर एक बार झुंझला उठी, माँ पर ही झुंझलाई। आखिर तुम लोग चाहती क्या हो? बेरंग लौट जाऊं ससुराल? बाप, तुम्हारे सत्कार का यह झमेला मेरे बस का नहीं रे बाप। घर में और भी तो ससुराल वाली लड़कियां आई हैं, कहाँ उनके लिए तो इतनी हलचल नहीं है। बात भी सच है, ससुराल में रहने वाली और भी लड़कियां आई हैं। पुन्नू तो आई ही है, कुंज की दोनों धरनी बनी सी लड़कियां आई हैं, शिव जया की बेटी आई है, रामकली के जो छोटे चाचा नहीं रहे उनकी तीन तीन लड़कियां आई हैं, कुंज की सहोदर बहन की बिटिया आई है। सब झुंड की झुंड कैसे हो रही हैं, सिर्फ सत्य। बेटी की इस बात से अप्रतिभ हो भुवनेश्वरी ने कहा, यह सब अक्सर आती हैं, पर तेरी जैसी कौन है कि घर बसाने से जो गई सो एक बार की 4 साल। भुवनेश्वरी की बात पूरी भी नहीं हुई, माँ के रूंधे गले से कुछ नर्म पड़कर सत्य ने कहा, समझ गई, मगर अभी तो कुछ एक दिन श्राद्ध खत्म होते ही तो नहीं चली जा रही हूँ। यह बात तय हो चुका, उस समय बेटी का आदर लाड़ करना। अभी तुम्हारी सास का श्राद्ध है, अभी बेटी को लाड़ करना सोता है? भुवनेश्वरी ने छलकती आंखों से कहा, कै दिन रहेगी तू ही जाने। अरे बाबा, रहूंगी 1-2 महीना रहूंगी, हो चुकी बात। चल चल पुन्नू, बरगद तले का अपना घरौंदा दिखाए। और पुन्नू का हाथ पकड़कर खींचती हुई वह पिछवाड़े के दरवाजे से निकल गई। बरगद तले की यह जगह बड़ी मनोरम है, जगह चुनने के लिए वे बड़ाई पा सकती हैं। बहुत बड़ा एक बूढ़ा बरगद, जटाओं से उसने छाया भरी एक ऐसी जगह बना रखी है कि 2-1 झोंक बारिश हो जाने पर भी नीचे रहने वालों का सिर नहीं भीगेगा। धूप की तो बात ही नहीं, उसका तो प्रवेश ही निषेध है। यही है सत्य की छुटपन की खेलने की जगह। ससुराल जाने कई दिन पहले तक तो वह खेलती रही थी, अब वह जगह वीरान है। अब के बच्चों की जगह और कहीं है। लिपि पोती जगह अब धूल से भर गई है, तो भी शक्त विशक्त देह लिए छोटे छोटे चूल्हों की पीठ पुरानी याद दिलाती है। इन चूल्हों को किस जतन से बनाया था। सत्य कुछ देर तक पेड़ तले चुपचाप बैठ रही, जैसे बोलने की शक्ति ही ना हो, लिहाजा पुन्नू भी चुप। बड़ी देर बाद एक लंबा निश्वास छोड़कर सत्य ने कहा, यह गजब देख पुन्नू, सभी बदल गए, सब कुछ बदल गया, लेकिन ये नाचीज ज्यों की त्यों है। पुण्य ने भी बोला सच। एक एक करके दिखाते हुए सत्य ने कहा, यह चूल्हा पूटी का है, यह खेदी का, यह टेम्पी का, यह गिरीवाला का, यह सुशीले का, यह तेरा है ना? अपने बारे में वह नहीं बोली। हाँ, यह तेरा था, उधर देख, राख की ढेर में टूटे फूटे बर्तन भी पड़े हैं। हाँ, खेल घर का एक घूरा भी था। सभी तो जरूरी है, घूरा, घाट, गुहाल, ढेकी घर, कमी क्यों है? बड़े लोग जिस खेल में मशगूल है, वे लोग उसी की ही तो हूबहू नकल करती हैं। उनकी माटी और लकड़ी के खिलौने ने भी घाट पर बर्तन मांजा है, कपड़े खींचे हैं, ढाइके कूटा है, पकाया चुका है, तरकारी कूटी है, मसाला पीसा है, बच्चे को सुलाया, फर्श से जरा कहीं नहीं चुकी। उनके काम के बहाने बूढ़े बरगद तले की यह जगह मुखर रही है। बैठी थी, अचानक उठ खड़ी हुई सत्य। कहा, पुन्नू चल, अब देखने को जी नहीं चाहता, कलेजा कैसा तो कचोट कचोट उठता है। पुन्नू को भी वैसा ही लग रहा था, बोली चल। अब माया करना विडंबना है, जिस दिन पर गोत्तर करके दूर कर दिया उसी दिन से सब मिट चुका। लड़कियों का जन्म ही बुरा है।
सत्य ने एक लंबी सी सांस ली, कहा, लड़कियों का जन्म बेकार नहीं है रे पुन्नू, हमारे लिए नियम बनाने वाले बेकार हैं। दूसरे गोत्र में देकर सदा के लिए दूर करने का हुक्म भगवान ने नहीं दिया। यह देख, तू मेरी सहेली है सदा की, तेरे ब्याह में नहीं आ पाई। यह दुख भला मरने पर भी मिटेगा? नहीं मिटेगा। फिर भी नहीं है, यह क्या भगवान ने कहा है? उसने उस सांस सी ली, इसके यह मानी नहीं कि हंस नहीं रही है, गप नहीं कर रही है, टोले में घूम नहीं रही है। यह सोचना गलत है। यह सब यथावत चल रहा है। गपों का समंदर, बातों का पहाड़, टोले की कौन लड़की ससुराल गई, कौन मैके, सबकी खोज करते फिरना और गप में मग्न हो जाना खूब चल रहा है। उस सांस तो सुने हैं। यह उन सांस नितांत सुनेपन में मन के अंदर है, इतनी पूर्णता में भी जैसे एक गहरी शून्यता है, और उसी शून्यता पर शायद पांव रखना पड़ा है सत्य को, इसलिए पांव के नीचे की जमीन ढूंढे नहीं मिल रही। वह शून्यता यह है कि सत्य अब इनकी नहीं है, यह घर सत्य का नहीं है। इतने बड़े यज्ञ की भीड़ भाड़ में किसने कहा जगह कर ली, क्या पता। औरतें अंदर महल में, पुरुष बाहर, कोठा घर में दामाद मेहमान और नए नए बने बाहर वाले घर में जात बिरादर। नवकुमार कहाँ है, सत्य को नहीं मालूम। बीच बीच में याद आती है, आह बड़ा शर्मिला है मुँहचोर, क्या जाने कहाँ और कैसे हैं। जब से आई हूँ भेंट नहीं हुई। बाबूजी तो हजारों काम में हैं, उन्हें ऐसी फुर्सत कहाँ की जमाई की खोज खबर पूछे। और लोग क्या करें पता नहीं। वह मेरे बारे में क्या सोच रहा है। रह रहकर उसकी याद आ रही थी, जी तो कैसा कर रहा था। भाव और जरा घमंडी शरारती अकल भी काम कर रही थी। जी में आ रहा था कि एक बार बुलाकर कहे, देख रहे हो, सभी देख रहे हो, समझ रहे हो, तुम्हारी माँ मेरी जितनी भी बेकदरी करे, मैं कुछ ऐसे वैसे घर की बेटी नहीं हूँ। लेकिन यह सब कहने का मौका कहाँ था। शादी समारोह तो नहीं था कि सभी मौज में हो। माँ का क्रियाक्रम और फिर बहुतों को एक हो जाने से दीन तारणी का पद घर की मालकिन का था। छोटी ननद से वे जितना भी डरती हूँ, चाहे बेटे से जितनी ही दबी दबी रहती हूँ, सबको पता था कि घर की मालकिन वही है। घरनी की वह जगह खाली हो जाने से सूना सूना तो सबको लगता ही है। खटते हुए जेरवार भी हो रहे हैं। ऐसे में किसे इस बात का याद है कि सत्य से उसके दूल्हे की किसी बहाने भेंट करा दें। और चातक की अवस्था तो नहीं है उसकी, इतने दिनों तक ससुराल में रह आई है, इसलिए उन्हें कैसे ख्याल हो कि सत्य को अपने दूल्हे को देखने की इच्छा हो रही है। ख्याल एक भुवनेश्वरी को हो रहा था, लेकिन वह तो सब तरफ से कैद थी। एक तो सास की मरने की नियम नीति की जिम्मेदारी, फिर बेटी की। वैसी कोशिश करे तो सत्य जल भुन नहीं उठेगी। यह वादा भुवनेश्वरी से कौन करे, और उसकी माँ उसे पूरा समझ भी सकी है? नहीं, यह वह सोच भी नहीं सकती कि सत्य बहाने खोजती फिर रही है। खैर, अंत में हो गई भेंट। नियम भंग का यज्ञ होते होते प्रायः सांझ हो गई। सत्या पोखरे से हाथ धोकर मामियों के साथ एक बार मामा के घर तक गई थी। जल्दी में लौट रही थी कि नेड़ू से भेंट हो गई। नेड़ू ने रोका, रहस्य से खिले मुखड़े से बोला, ए सत्या, भूत से डर लगता है तुझे? भूत से? पेड़ पर भूत बेशक बेशक होता है। आए बड़े जीता पी जी, डर नहीं लगता? ठीक कह रही हो ना? उस झिकमिक बेला में अपने उस बरगद के नीचे जा सकती हो? नहीं जा सकती, वहाँ कोई नहीं जाता। हाय रे मेरे, कौन रे, कौन नहीं जाता? यह तू कहता है? मैंने क्या वहाँ कम खेला नहीं है? फिर भी माया ममता नहीं है, हमारी बात जुदा है। हम और पुन्नू जैसे गई नहीं है। गई थी जरूर, हाँ। तो इतना अचानक बन क्यों रहा है? उल्लू की बातें गिनने नहीं जाते? आह, यह तो पहले की बात है। अब ससुराल में रहते रहते साहस हवा नहीं हो गया? अरे हवा हो जाएगा, चल दिखाती हूँ। रात तक वहाँ रह सकती हूँ पता है। और बेखौफ सत्य गटगट करके उधर बढ़ गई, जहाँ इस कन्या निरीक्षण वाली रोशनी से भी प्रायः गहन अंधेरा था। लेकिन वहाँ वह कौन है? कौन? सत्य लगभग चीख उठी। नेड़ू के डर से संभल गई। सुन ले तो खैर नहीं रहने देगा। सत्य के डरने का ढिंडोरा पीटता फरेगा। लेकिन आदमी तो इधर ही आ रहा है, भाग चले ना। नेड़ू की कारसाजी है। एक संभावना से सिर से पांव तक बिजली सी खल गई। दूसरे ही क्षण संभावना प्रत्यक्ष रूप में बदल गई। अरे तुम! जान सुनकर भी सत्य ने आश्चर्य का भान किया। नवकुमार ने हताश गले से कहा, तुम्हारे ही दर्शन की आशा से बाप के यहाँ आकर तो डुमर का फूल हो गई हो। मैं मर गया हूँ, जिंदा हूँ, खोज तक नहीं ली। सत्य ने पुलक को छिपाने की तरह व्यर्थ कोशिश की। हंस पड़ी। आह, बात का ढंग कैसा, मैं ही खोजती फिरूंगी? कम से कम दर्शन तो देगी। खैर, मैंने तो बहुत ही अक्ल लड़ाकर सो तो देख ही रही हूँ। नेड़ू के सिवाय और भी किसी के कान में याद बात पड़ती तो क्या? सिर्फ वही? खैर तब ठीक है। नेड़ू विश्वासघातक नहीं है। हाँ, जरूरत नवकुमार और हताश स्वर में बोला।
बिना जरूरत के स्त्री को देखने की इच्छा नहीं हो सकती? तुम्हारे जैसा संगदिल तो नहीं हूँ। संगदिल? अच्छा, सत्य ने धीमे से हंस दिया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, नवकुमार ने निश्चल भाव से कहा। कसम, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी ससुराल ऐसी है। कितना ऐश्वर्य, कितना दबदबा, जगह भी बड़ी अच्छी है। गंगा मैया को देखकर जी जुड़ा जाता है। सत्य ने कहा, तो समझो स्त्रियों को कितना त्याग करना पड़ता है। सच। नव कुमार ने फिर निष्कपट भाव से स्वीकार किया। जब से आया हूँ यही सोच रहा हूँ। सच पूछो तो तुम तो एक राजकुमारी हो, उसकी तुलना में मैं। आवेश में ज्यादा कुछ बोल पड़ने से पहले ही सत्य ने संभाल लिया। राम कहो, कैसी बात, तुम मेरे स्वामी हो, पूज्य हो। राजकुमारी की बात नहीं, लेकिन कलेजा हू कर सकता है या नहीं? 100 बार, 1000 बार करता है। और नव कुमार ने दुस्साहस करके अपना हाथ सत्य के गंदे पर रख दिया। तो क्या सत्य स्नेह परस या प्रेम परस से पुलकित नहीं होती? होती है। फिर भी स्त्रीचित सावधानी से बोली, हट जाओ, कोई देख लेगा तो फिर मुंह दिखाने का उपाय नहीं रहेगा। डूब मरने के सिवाय चारा नहीं। लेकिन नवकुमार डरा नहीं, बल्कि दूसरा हाथ भी स्त्री के दूसरे कंधे पर रखकर जरा खींचने की अदा से बोला, क्यों, परपुरुष हूँ क्या? ना सही, लोक लाज भी तो एक चीज है, वह कहो। एकांत में भेंट करने से निंदा हो सकती है, लेकिन तुम्हारे भाई ने कहा यहाँ कोई नहीं आता। हाँ, सो तो है। अभी तो आम जामुन के बगीचे को छोड़कर बरगद की इस छाया में खेलने की जगह चुनी थी। बरगद का कुछ भी तो लोगों का काम नहीं आता, न फल, न फूल, न पत्ता, न लकड़ी। इसलिए आदमी का पाँव यहाँ नहीं पड़ता, सिर्फ छाँव का आश्रय। सांझ का अंधेरा गहरा होता जा रहा था। नव कुमार ने अचानक कवि जैसा हो गया। सच, तुम्हारे पिताजी को यानी ससुर जी को देखने से मुझे ऐसे ही बरगद का ख्याल आता है, विशाल बरगद। सत्य चौकी, अभिभूत हो गई। इसी आवेग में लोक लाज को भूलकर उसने सत्य के दोनों हाथों को हाथ में दबाकर कहा, सच, मेरे पिताजी तुम्हें अच्छे लगे? अच्छा लगने को नहीं कह रहा हूँ भक्ति की बात, सम्मान की बात। बहुत बड़े बरगद को देखकर जैसा बाबूजी से बात की। बाप रे, कहाँ वे और कहाँ मैं, कितने व्यस्त आदमी हैं, दूर से ही देखता हूँ। सत्य ने कुछ विहल से स्वर में कहा, बाबूजी को सब दूर से ही देखते हैं, माँ भी, एक मुंह जली मैं ही। लोक लाज की और भी भूल गई। सत्य ने नव कुमार की प्यासी छाती में सिर रख दिया। उस मीठे स्वाद का लाभ नव कुमार ने भी कुछ देर के लिए उठाया। उसके बाद बोला, नया दामाद हूँ, पहली बार आया तो ऐसे एक शोक मौके पर। किसी के शादी ब्याह में आते तो जरूर हम लोगों को अलग कमरा देते। क्यों? औरत जैसी यह बात सुनकर सत्य हंस पड़ी। अलग कमरा देने से क्या होता? हम लेते? नहीं लेते, पागल, शरीर में हया नहीं है? वर नाम की चीज ससुराल में ही अच्छी होती है, समझा? नव कुमार ने जैसे रूठ कर कहा, समझा, तभी तो इस अभागे के चले जाने के बाद 2 महीना अच्छी तरह से रह जाएगा। सत्य के मन में बिजली की एक लहर सी दौड़ गई। 2 महीने? कै महीने कौन जाने। फुआ दादी ने तो वही बात कह दी जो कहकर आने वक्त सौदादी ने डरा दिया था। धीरे धीरे सत्य भी अनुभव करने लगी कि शरीर में किसी बेचैनी ने बसेरा किया है। लगता है खास बेचैनी गले के ही पास है। अंदर से कुछ ठेलता आ रहा है। खाने की चीजें अंदर नहीं उतरना चाहती, लगता है निकल पड़ेंगी। फुआ दादी ने खाना देखकर ही भाप लिया और फिर दुनिया भर का उपदेश दे बैठी। सांझ को बगीचे में पेड़ों तले छप्पर की ओलती में जाने की मनाही कर दी। सत्य मनाही मान रही है? जरा देर हड़बड़ाई। रात हो रही है, चलो डांट पड़ेगी। अरे कौन डांटेगा, यहाँ तो तुम महारानी हो। नेडू ने मुझे सब बता दिया, कैसी लाडली बेटी हो तुम, और तुम जाकर किस फजीयत में पड़ी हो। सत्या फिर अपनी दृढ़ता पर वापस आ गई। यह सब क्या कह रहे हो, जिसका जैसा नसीब। ससुराल में भगजक किस लड़की की नहीं सुननी पड़ती। छोड़ो भी, जाती हूँ। चली ही जाओगी? फिर कब भेंटोगी? यह कैसे कहूँ, मैं तो अगले बुधवार को चला जाऊंगा, लेकिन पहले एक बार भेंट नहीं होगी? अच्छा, देखूंगी। नव कुमार ने धीमे से कहा, जी मैं आता यहीं रह जाऊं। ओह, क्या घर है, हर दम गुलजार। और हमारे यहाँ सो तो है, अपना जो है वही ठीक है। तुम भी तो 10 में से एक आदमी बनोगे, तुम्हारी भी दुनिया में ऐसी ही गुलजार होगी। मेरी दुनिया? खैर, इस गरीब के यहाँ फिर कब आओगी? सत्य झट बोल उठी, कह नहीं सकती। 6 महीने, साल भर भी लग सकता है। 6 महीने, साल भर मतलब? घर पर सभी गर्ची यही कहते हैं। कितनी बड़ी हो गई सत्य, कहते हैं रूप तो जैसे बदन में समा नहीं रहा, कैसी स्वस्थ सुंदर हो गई है, फिर भी उछल कूद से बाज नहीं आती। लेकिन लगता है फुआ दादी के सामने वह उछल कूद नहीं चलेगी।